सलाम, नमस्ते, आदाब। आप जुड़े हैं पसमादा डेमोक्रेसी से। अब पसमादा डेमोक्रेसी एक नई सीरीज़ है। इसमें हम फिल्मों और वेब सीरीज़ों के ऊपर पसमादा नज़रिए से बात करने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जो सबअल्टर्न नज़रिया है, जो बहुजन नज़रिया है, उससे उस फिल्म को देखा जाए और कोशिश किया जाए कि कोई जो भी ऐसी फिल्में हैं जो सबअल्टर्न नज़रियों को पेश करती है, उस पर हम चर्चा करें। अभी आज जो हम एपिसोड शुरू कर रहे हैं, पहला एपिसोड, वो हम इस बात से शुरू कर रहे हैं कि जाति के ऊपर हमारा जो भारतीय सिनेमा था, ख़ासतौर से हिंदी बेल्ट का हिंदी सिनेमा, वो खामोश रहा है। उसने जाति को क्या किया, अमीर और गरीब के बीच के जंग के रूप में दिखा के ख़त्म कर दिया। इसकी एक वजह भी रही कि जो लेखक रहे हैं, विशेषतः वो ज़्यादातर जो प्रोग्रेसिव या प्रगतिशील लेखक संघ जो रहा है, वो अपने आप को कम्युनिस्ट नज़रिए से ही देखता था। वो जाति के प्रश्न को बहुत ही गौड़ मानता था और कहता था उसकी जगह वर्ग ही जो है सबसे बड़ा सिद्धांत है। लेकिन जैसे जैसे दलित सिनेमा आगे बढ़ता रहा, और 2021 तो एक बेहतरीन साल रहा है, क्योंकि इस साल जय भीम, जयंती, उपेन्ना, कर्ण, सरपटा ऐसे बहुत से अच्छी फिल्में आई। और इन फिल्मों ने वो जो वर्ग संघर्ष था, जो थोपा गया था, उसको वर्ग को, जाति जो भारत की जो मूल इकाई है, जिसके आधार पर यहाँ को भारतीय समाजशास्त्र को समझा जा सकता है, जाति के ऊपर भारतीय सिनेमा अब ध्यान देना शुरू कर रही है। लेकिन जब हम इसकी दलित सिनेमा की तुलना हम अपने पसमादा सिनेमा या पसमादा नज़रिए से देखने की कोशिश करते हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं कि भाई जिस तरह दलितों का कहीं ना कहीं अछूत कन्या से कहीं ना कहीं जिक्र हो रहा है, तो हम पसमादा का जिक्र कहाँ है भारतीय सिनेमा में। और जबकि हम ये जानते हैं कि हिंदी सिनेमा में ख़ास तौर से जो लेखक रहे हैं 70-80 के जो दशक के थे या उससे पहले के भी थे, मंटो ने भी काम किया, इन लोगों ने, इसमें ज़्यादातर अच्छे लेखक जो मुस्लिम रहे हैं। फिर यहीं पर जो मुस्लिम और पसमादा का फ़र्क नज़र आता है कि इन लेखकों ने जाति के प्रश्न को सरासर नकार दिया, माना ही नहीं कि मुस्लिम समाज में कोई जाति होती है। इन्होंने क्या किया कि पूरे जाति के संघर्ष को अमीर बनाम गरीब जिस तरह से दलितों के साथ पेश किया जाता था, उसी तरीके से इन्होंने मुसलमानों के साथ पेश किया कि मुसलमानों में कोई जाति नहीं होती। आज हम इसी पे बात करेंगे। अगर मैं मानता हूं कि फिल्में जो हैं लाभ के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन लाभ के लिए बनाई गई फिल्मों में हर बार जो पात्र जो हैं मुस्लिम पात्र, वो उनके टाइटल खान, मिर्ज़ा, सैयद, शेख ये हों, तो यहाँ पे उसके निर्माताओं और लेखकों के जातिवाद पर भी सवाल करना ज़रूरी हो जाता है। हमें यह समझना होगा कि मुस्लिम पात्रों के नाम क्यों अंसारी नहीं हुए, क्यों हलालखोर नहीं हुए, क्यों राइन नहीं हुए, क्यों ये पसमादा जातियों के टाइटल इनकी कहानी के पात्र मुख्य पात्र नहीं हुए। इसको समझने की ज़रूरत है ताकि समझा जा सके कि इन लेखकों ने, इन निर्देशकों ने किस तरीके से पसमादा के प्रश्न को पूरी तरीके से नकार दिया है अपने लेखन में, अपने हिंदी सिनेमा में। जो मुस्लिम पहचान या मुस्लिम किरदार की जो भी हमारे हिंदी सिनेमा में, ख़ासतौर से भारतीय सिनेमा में जो आए हैं, उनको कुछ कैटेगरी में बांट के अगर हम देखें और समझने की कोशिश करें, तो हमें समझ में आएगा कि कैसे इन पात्रों को, इन कहानियों को, इन किरदारों को अशराफों ने अपनी संस्कृति के हिसाब से, अपनी विचारधारा, अपने अशराफ विचारधारा के हिसाब से ही गढ़ा था। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो मुस्लिम संस्कृति, मुस्लिम शिष्टाचार के ऊपर जो फिल्में बनी, जैसे महबूब की मेहंदी, पाकीज़ा, उमराव जान आदि इस टाइप की जो फिल्में थी, आप गौर करें कि इनमें जो शान और शौकत दिखाई जाती है, क्या ये मुमकिन है पसमादा समाज के? पसमादा समाज के लिए वो सारी शान और शौकत जो है वो एलियन थी। हम उससे अपने आप को जोड़ ही नहीं पाते। आप इन लेखकों को गौर करें जो अशराफ लेखक हैं, ये 3 टाइप की औरतों की बात करते हैं, अपनी बीवी की, फिर तवाइफों की, फिर नौकरानियों की। लेकिन जब वो नौकरानी के ऊपर बात करते हैं, जिस तरीके से मुग़ल आज़म, जो इसका पोस्टर आप पीछे देख रहे हैं, तो यहाँ पे अकबर बार बार अपनी जातीय सर्वोच्चता, अपने वंश की सर्वोच्चता की बात करता है कि ये मुगलिया सल्तनत है और हिंदुस्तान का तख्त कोई तुम्हारा दिल नहीं जिस पे कोई एक लौंडी राज करे। इस तरीके के डायलॉग्स आप सुनते हैं। जैसे सुनिए कैसे मुग़ल आज़म में अकबर बोल रहे हैं। यह अदालत दीवाने जज्बात में उबलती हुई मोहब्बत की दलीलें सुनना नहीं चाहती।
अनारकली चाहती है और अनारकली को मैं देना नहीं चाहता। तो फिर नस्ल तैमूर के जाहो जलाल की कसम, तुम इस अजीम शान तख्त ताज से हमेशा के लिए महरूम कर दिए जाओगे। मुझे ये मंजूर है, लेकिन वो तख्त मंजूर नहीं जिसके पाए अनारकली के जनाजे पर रखे हूं। वो ताज जिसकी कलकी में खुद मेरा ही दिल पैवस्त हो, मुझे मंजूर नहीं। मालूम हुआ कि तुम अपनी मोहब्बत की आग में मुगलों का ताज पिघलाकर एक रकासा के पैरों की पाजेब बनाना चाहते हो। तुम हिंदुस्तान के मुकद्दस तख्त पर एक हसीन लौंडी को नचाना चाहते हो, और आप इस भरे दरबार में अपनी होने वाली बहू को जलील करना चाहते हैं। लेकिन इसके बरक्स हम ये देखते हैं कि अनारकली को सिर्फ अमीर और गरीब के हिसाब से ही देखा गया, उसकी जाति या उसके वंश पे कोई बात नहीं की गई। जो पसमादा हैं, जो भारतीय मूल के मुसलमान हैं, उनको सिरे से नकार दिया गया। माय नेम इज़ खान होगा जब आतंकवाद के ऊपर बात होगी, लेकिन माय नेम इज़ अंसारी नहीं होगा, माय नेम इज़ हलाल खोर नहीं होगा। तो इसको समझिए, आने वाली फिल्म में पठान, उम्मीद कर सकते हैं आने वाली फिल्म इस तरीके की हो, कोई पसमादा जाति के नाम की। पसमादा जाति के नाम को तो आपने गाली की तरह इस्तेमाल किया, तो उसको किस तरीके से आप फिल्म में इस्तेमाल करेंगे। तो इन्होंने इसी तरीके से पूरी जो पसमादा जातियों की समस्या है उसको रोमांटिसाइज कर दिया। जैसे हमारे गुलजार साहब, जो संपूर्णानंद कालरा गुलजार साहब, जो टाइटल से लिखते हैं मुझको भी तरकीब सिखा दे मेरे यार जुलाहे। तो जुलाहा बनना जो है, उसके पीछे का जो दर्द है, किस तरीके से वो रोज़ी रोटी के लिए डेली लड़ते हैं, उसके ऊपर बात नहीं होगी हमारे हिंदी सिनेमा पे। हमें उसकी समस्याओं को रोमांटिसाइज कर दिया जाएगा। एक एक धागा जोड़ के जो है पूरे चादर बना लेते हैं, लेकिन आप उसकी मुफलिसी पे बात नहीं कर रहे हैं। तो यही काम इन्होंने अमीर और गरीब के जंग दिखा के, अमीर और गरीब के दो वर्ग दिखा के इन्होंने मुस्लिम समाज में, अगर नौकरानियों की भी कहानी की। अच्छा, इस बात को समझ लीजिए कि जब हम नौकरानियों की बात करते हैं तो नौकरानी किस जाति से आती है, किस वर्ग से आती है, ये छुपी हुई बात नहीं है। भारतीय समाज में वर्ग और जाति का भेद आज से 100 साल पहले तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। जो वर्ग था वही जाति थी। तो इन्होंने जाति के प्रश्न को पूरी तरह नकार दिया है। कभी किसी अपने लेखन में जाति के प्रश्न को उठाया ही नहीं, सिरे से नकार दिया। तो इनकी ये जो फिल्में थी जिसमें 15% अशराफ की कहानी कही गई, उसको उन्होंने मुस्लिम संस्कृति के नाम से परोसा। कई बार जब मैं छोटा था तो मैं हैरान हो जाता था ये सोच के कि ये तवायफ के कोठे पे हम तो कभी गए नहीं, तो ये कौन लोग हैं जो उनके कोठों पे जाया करते थे। इसके बाद दूसरी टाइप की जो कहानी है, प्रेम कहानी, जैसे हमने मुग़ल आज़म का भी जिक्र किया था कि कैसे मुग़ल आज़म में कनीज़ से शादी करने के पक्ष में नहीं है अकबर को उसका वर्ग, जो वर्ग बोले हम उसको जाति बोल रहे हैं, कि उसकी जाति पसंद, लेकिन जाति का शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया। तो वो एक राजपूत से शादी कर ले कोई दिक्कत नहीं, खुद वो राजपूत से शादी किया हुआ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो एक नीची जात की किसी लड़की को से शादी नहीं कर सकता। तो भारतीय सिनेमा में हम दलित के ऊपर जब बात करते हैं, दलित सिनेमा बात करते हैं, ऐसी कितनी मसान, धड़क, ऐसी कितनी फिल्में याद आ जाती है जो लड़का जो है उसमें छोटी जात का है, तथाकथित छोटी जाति का है, और लड़की जो अपर कास्ट है, और उनमें प्रेम कहानियाँ दिखाई गई। क्या आज तक इस तरीके की फिल्में बनी हैं भारतीय सिनेमा में? अगर बनी हो तो मेरे जहन में अभी तक नहीं बनी। कोई लड़की दिखा दी जो सैयद हो, और जो मुस्लिम लड़का वो हलाल को, हलाल खोर का मतलब क्या होता है कि वो जो मुस्लिम सफाई कर्मी है, जिसको हम आम भाषा में भंगी बोलते हैं, तो उस जाति से आया हुआ कोई लड़का जो है किसी सैयद लड़की से शादी कर रहा है या प्यार कर रहा है, ये हम तसव्वुर नहीं कर सकते। इसकी वजह क्या है कि जो मुस्लिम समाज में कफू का सिद्धांत होता है, मतलब कौन किससे शादी कर सकता है, इसको देवबंद की शाखा हो या बरेलवी की शाखा हो या और भी दूसरे जो मसलक है, वो इस बात को मानते हैं कि सैयद लड़की से छोटी जात के लड़के शादी नहीं कर सकते। ये अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इस बात का मेंशन कर रखे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जवाहरीमल पारिक साहब जो हमारे फिल्म समीक्षक, वो ये बहुत अच्छी तरीके से बात को समझाते हैं कि यहाँ सामंती समाज है। तो अगर एक लड़का शादी कर रहा है छोटी जात की लड़की से, तो जो लड़के
भी उसके जो बच्चे पैदा होंगे वो भी उसी जात के गिने जाएंगे जो लड़की की जाती है। तो ये इनको बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है कि किस तरीके से वंश जो है, एक सैयदा का वंश वो ख़राब कर दिया जाए। तो इस पे अभी तक तो मेरी जानकारी में कोई फिल्म नहीं बनी है। अगर बनी हो तो मुझे बताइए कि कैसे एक सैयदा की शादी किसी अछूत माने जाने वाले जैसे जो जातियां थी, जैसे हलालखोर की जाति हो गई, इस तरह की जातियों से करते हुए दिखाया गया हो। यहाँ पर भी प्रेम कहानी में भी हम ये पाते हैं कि पसमादा नज़रिया कहीं भी नज़र नहीं आता हमको। इसी टाइप की फिल्म है आतंकवाद पे आधारित फिल्म। इसमें हम गौर करते हैं कि इसमें भी मुस्लिम पात्र खड़े किए जाते हैं और मुस्लिम कहानियाँ होती हैं। तो अभी कुछ दिनों पहले अभिनव सिन्हा साहब की फिल्म आई थी मुल्क, उसके बाद से इस पर चर्चा हुई, स्पेशल ऑप आ चुका बाद तरीके से, और भी कई सीरीज़ आई हुई है जो आतंकवाद को केंद्र करके बनाई गई है, जिसमें मुस्लिम पात्र हैं, मुस्लिम कहानियाँ हैं। तो इसको भी समझिए कि कैसे जो है आज़ादी के बाद जो है, जो हमारा विलन होता था, जो आतंकवादी होता था, उसका जाति धर्म नहीं दिखाते थे। और उस वक्त मोगैम्बो हुआ करता था, शाकाल हुआ करता था, तो इन लोगों का कोई जाति धर्म नहीं थी। फिर जो है 90 के दशक में जब हम कश्मीर वाला मुद्दा देख रहे हैं, उसी दौरान आतंकवाद को एक सदम युद्ध के तरीके से देखा गया कि किस तरह पाकिस्तान जो है वो एक युद्ध लड़ रहा है आतंकवाद के ज़रिए भारत में। उसके बाद अच्छा, यहाँ पे इस चीज़ को समझिए कि जिस दौरान हमारी 90 के दशक की फिल्में इस पे बन रही थी, उसी दौरान जो है रैम्बो भी बन रही थी। 1988 में रैम्बो आई थी, जो बहुत मशहूर सीरीज़ है अमेरिका की, हॉलीवुड की। उसमें जो है रैम्बो 3 में देखिएगा, तालिबानियों को उन्होंने एक मुजाहिदीन और फ्रीडम फाइटर की तरह दिखाया उसमें। तो और हम जानते हैं कि तालिबान की ट्रेनिंग जो है पाकिस्तान ने की थी। तो किस तरीके से अमेरिका जो है अपने फ़ायदे के लिए फ़िल्मों को इस्तेमाल कर रहा है, हम इससे बाद में बात करेंगे। अभी फ़िलहाल हम ये बात कर रहे हैं कि 90 के दशक में फिर आतंकवाद को एक पाकिस्तान द्वारा छेड़ा गया युद्ध के तरीके से देखा गया। लेकिन जब 9/11 होता है, जब 2001 आता है, उसके बाद अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया का मिजाज चेंज होता है, और वो फिर मिजाज जो है वो फिल्मों में भी नज़र आता है। फिर भारतीय फिल्म को लेके एक नज़रिया चेंज होता है। अब आतंकवाद को धर्म से जोड़ दिया जाता है। अब ये माना जाता है कि इस्लाम धर्म परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है जो ये आतंकवादी संगठन पैदा हो रहे हैं। अभी हम सिर्फ फिल्मों की बात कर रहे हैं, हम इसकी क्रिटिक या इस पर बात नहीं कर रहे हैं। तो फिर अब फिल्मों पे क्या असर आता है इसका, हम देखते हैं कि भारत में भी फना, धोखा, मुखबिर, ए वेंसडे, इस टाइप की फिल्में बनती है, और ये घोषित कर दिया जाता है कि सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं होते, लेकिन सारे आतंकवादी मुसलमान होते हैं। तो ये जो नैरेटिव था वो नैरेटिव जो है इस्टेब्लिश किया जाता है। यहाँ आसानी, अमेरिका के लिए भी आसानी हो जाती है, एक नज़रिया बन जाता है कि चलो अब कोई अफ़गानिस्तान पे अगर हमला करने जा रहा है अमेरिका, या इराक पे हमला कर रहा है, ईरान पे हमला करने जा रहा है, तो कोई ये गलत चीज़ नहीं है, ये तो आतंकवाद के खिलाफ एक युद्ध है। और इस तरीके से एक नज़रिया डेवलप किया गया बिना ये सोचे समझे कि तालिबान को किसने बनाया, ये अमरीकी हथियार कैसे मिल रहे हैं इन पश्तों को, जिनको जो है बोलना लिखना पढ़ना नहीं आता, वो इतने महंगे महंगे इतने अत्याधुनिक हथियार कहाँ से खरीद पा रहे हैं, जिनकी इकनॉमी पूरी गर्त में है। तो इस पर कोई बात नहीं होती और इस पर बात करनी नहीं दी जाती हमको। हमारा नज़रिया आतंकवाद को धर्म से नहीं जोड़ता है। आतंकवाद और धर्म के ऊपर हम फिर कभी बात करेंगे। अभी हम ये बात करना चाह रहे हैं कि भारतीय फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में धर्म से तो आसानी से जोड़ के दिखा दिया गया है, लेकिन क्या कभी आतंकवाद को जाति से भी जोड़ा गया है? जवाब है नहीं। इसके ऊपर हम पसमादा समाज से आए हुए समाजशास्त्री खालिद अनीस अंसारी एक लेख लिखते हैं। मैं वो लेख पढ़ देना चाहता हूँ। वो लिखते हैं, थोड़ा कश्मीर पर नज़र डालें जहाँ पर हिंसा एक तौर ज़िंदगी बन गई है। अभी कश्मीर में MHA सिकंदर, जो वहाँ के रिसर्च स्कॉलर एवं एक्टिविस्ट हैं, ने 10 मई 2017 को डेली ओपिनियन में द ब्राह्मीण एमंग मुस्लिम वी डोंट टॉक अबाउट शीर्षक के तहत एक आर्टिकल लिखा है। यह आर्टिकल कश्मीर पर है, एक कश्मीरी सैयद द्वारा। वे लिखते हैं, पूरे प्रशासन पर सैयद हावी है और ये अदृश्य रंग भेद जारी है, और जो इस्लामी पुनरुद्धार आंदोलन जिन्होंने जमात इस्लामी समेत पूरे कश्मीर में अपना नेटवर्क फैलाया है, वह सभी सैयद द्वारा शासित है। भारत के खिलाफ जो इंसर्जेंसी है उसमें बहुत कम सैयद परिवार और बहुत कम सैयद लोगों ने अपनी जानें दी हैं। यूनाइटेड जिहाद और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस दोनों
सैयद के कब्ज़े में है, जो कि दूसरों यानी पसमानदा द्वारा कुर्बानियाँ चाहते हैं, जबकि अपने और अपने विस्तृत परिवार के लिए सुविधाएं भरी ज़िंदगी चाहते हैं। इतिहास में यह पहला आर्टिकल आया है जिसने कश्मीर के मुसलमानों की जाति समस्याओं को खोल कर रखा है। इन बातों पर हमारा तथाकथित सेकुलर खेमा कभी चर्चा नहीं करेगा। ये समझना मुश्किल नहीं होना चाहिए कि आतंकवाद का भी जातीय चरित्र होता है। तो इसको समझिए कि आतंकवाद के ऊपर, कश्मीरी आतंकवाद के ऊपर बहुत सी फिल्में बनी हैं, लेकिन क्या कश्मीरी आतंकवाद पे जो फिल्में बनी हैं उसमें जातीय पहचान, पसमानदा नज़रिए से उसको दिखाया गया है? कि फुट सोल्जर तो हम देखते हैं, आसानी से देखते हैं कि फुट सोल्जर जो है वो तो यही है, पसमानदा समाज के लोग ज़्यादा नजर आएंगे क्योंकि संख्या इनकी ज़्यादा है। लेकिन कौन उनको ड्राइव कर रहा है? कौन है जो ये विचारधारा फैला रहा है, जो ये नफरत फैला रहा है? इस पर कभी बात नहीं होती, इसका जातीय चरित्र हम नहीं देखते। अब इसी से जुड़ी हुई दूसरी फिल्मों पे आते हैं, जिसको विभाजन या सांप्रदायिकता पे आधारित फिल्में कहते हैं। विभाजन से जुड़ी फिल्में जैसे गर्म हवा, हे राम, तमस, पिंजर, इस टाइप की फिल्में। इन फिल्मों को आप देखिए, इसमें मानवीय पहलू को बहुत अच्छे से उभारा गया है और दिखाने की कोशिश किया है कि विभाजन में किस तरीके से आम इंसान जो है वो दर्द झेलता है, वो विभाजन झेलता है, वो एक अपनों से बिछड़ जाने का एक गम, और कैसे इंसान हैवान में, इस टाइप की बातें उसमें दिखाई गई। लेकिन कभी इन विभाजन के कारणों पर चर्चा होती है कि कौन लोग थे जो विभाजन के जिम्मेदार थे? आम तरीके से बोलते कुछ लोग जिम्मेदार थे, कुछ लोग बोल के आप 85% पसमानदा मुसलमानों पर भी उसका जिम्मा थोप देते हैं। हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि विभाजन के लिए मुस्लिम लीग जिम्मेदार थी। मुस्लिम लीग के 2 राष्ट्र के सिद्धांत जिम्मेदार था, और 2 राष्ट्र के सिद्धांत को गढ़ने वाले और पूरी मुस्लिम लीग की क़यादत कौन थी? अशराफ थी, अशराफ ज़मींदार थे। इस पे हम चर्चा नहीं करते, हम उनको बचाने की कोशिश करते। क्यों बचाने की कोशिश करते? कि जो भारत में भी रह गए विभाजन के बाद, जिन्होंने गांधी टोपी लगा ली, उन्होंने जो भी कहानियाँ लिखी उसमें ये पहलू तो नकार ही दिया कि वो एक जातीय विभाजन भी था। मुस्लिम लीग जिस तरह अशराफों की एक पार्टी थी, उसी तरीके से वहाँ पे दूसरी पार्टी हमारी मोमिन कॉन्फ्रेंस थी, जो एक पसमानदा पार्टी थी। अली अनवर साहब की किताब मसावात की जंग में आप पढ़ें कि उसमें उन्होंने मेंशन किया कि 40,000 लोग दिल्ली में आके विभाजन के खिलाफ सड़कों पे प्रदर्शन किए थे। ये अंसारी बिहार से उठ के आए, बंगाल से उठ के आए, यूपी से उठ के आके दिल्ली में प्रदर्शन किए थे। उस ज़माने में 1946 में 40,000 लोगों की संख्या मामूली संख्या नहीं है। और आसिम बिहारी साहब का बहुत मशहूर कोटेशन है कि एक मोमिन कॉन्फ्रेंस से जुड़ा था। मोमिन जो है बुनकरों के लिए इस्तेमाल होता है शब्द, कि एक मोमिन के लिए जहाँ वो रहता है वही उसका पाकिस्तान, पवित्र स्थान है। उसे किसी पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है। इस पहलू को कोई भी फिल्मकार क्या आज तक दिखाया है कि पसमानदा वर्ग विभाजन के लिए जिम्मेदार नहीं था? इवन वो विभाजन के खिलाफ लड़ रहा था जिन्ना से, मुस्लिम लीगियों से, 2 राष्ट्र सिद्धांत को मानने वालों से। अकेला मोमिन कॉन्फ्रेंस एक ऐसा संगठन था जो अंत तक समर्थन नहीं किया विभाजन का और उसके खिलाफ लड़ता रहा। मौलाना आज़ाद का आप जिक्र कर सकते हैं, लेकिन मौलाना आज़ाद जो है वो कांग्रेस के नेता थे, न वो अशराफ के नेता थे, न वो पसमानदा के नेता थे। आपको हो सकता है ये बात बुरी लगे, लेकिन कांग्रेस ने जब विभाजन एक्सेप्ट कर लिया तब भी मौलाना आज़ाद अपनी पार्टी के साथ ही रहे, उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। वो जो कांग्रेस का जो टेक रहा, जब जैसे टेक रहा उसी के साथ वो बने रहे। जबकि पसमानदा नज़रिया इससे बहुत अलग है ना। 1946 का जो इलेक्शन था उसमें पसमानदाओं ने वोट किया। वोट के लिए जो आधार था, आप जानते हैं कि वो यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी के आधार पर नहीं हुआ था, व्यस्क मताधिकार के आधार पे 46 का इलेक्शन नहीं हुआ था। वोटिंग राइट के लिए कुछ सर्टेन क्राइटेरिया था, कुछ पढ़ा लिखा होना, कुछ ज़मीनों का होना, इस तरीके कुछ क्राइटेरिया थे। उसमें पसमानदा की अधिकतर आबादी तो आती ही नहीं थी। जब वो उन्होंने वोट ही नहीं किया तो वो जिम्मेदार कैसे हो गए? ना हमारे लीडर थे मुस्लिम लीग में, सारे अशराफ थे, और ना हमने वोटिंग राइट हमको दे रखी गई थी कि हम जो है वोट किए हैं उनके लिए। अब इसके अलावा एक फिल्म आती है जो विभाजन के बाद की सांप्रदायिक दंगों के ऊपर जो फिल्म आती है, जैसे फिज़ा, काई पोचे, ज़ख्म, फिराक, इस तरीके की बहुत सी फिल्में हैं, बहुत से नाम लिए जा सकते हैं। इन फिल्मों में भी आप देखें
इसमें भी जो सांप्रदायिकता को धर्मों से जोड़ के देखा गया। हम ये जानते हैं कि सबसे पहले विचार जो है वो प्रभावित होते हैं, फिर आपका व्यवहार प्रभावित होता है। तो हम इस पे बात ही नहीं करते कि ये जो सांप्रदायिक संगठन है, ये जो पूरी दुनिया के में आतंकवादी संगठनें हैं, इनके हेड कौन है, किस जाति से आते, किस वर्ग से आते हैं। आप हमारे सेकुलर लिबरल बहुत आसानी से बोल देते हैं कि जो हिंदू सांप्रदायिकता है वो स्वर्ण समाज से आए हुए कुछ लोगों द्वारा चलाई जा रही है और जिसका लाभ उनकी जाति को, उनके संगठन को हो रहा है। क्या यही सवाल वो पलट के मुस्लिम सांप्रदायिकता के लिए नहीं बोल सकते कि मुस्लिम सांप्रदायिकता को कौन चला रहा है, किस जाति के लोग चला रहे हैं, कौन लोग हैं जो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, जिनके लिए अलीगढ़, उर्दू, शरीयत, बुर्का ये महत्वपूर्ण विषय है। पसमानदा समाज के रोजी रोटी के सवाल उनके लिए गौड़ है, उनके लिए कोई महत्व के सवाल है ही नहीं। कौन वो लोग हैं, किस जाति से आते हो, इस पर कभी चर्चा करते हुए सुना हमारे तथाकथित सेकुलर लिबरल लोगों को? जब इस पर चर्चा नहीं होगी तो हम जान ही नहीं पाएंगे कि इसका कीटाणु जो है, इसका जो वायरस है, उसको कौन फैला रहा है, कौन वाहक है इस सांप्रदायिकता का। और अगर कोई फिल्मकार इसके इस पहलू पर बात करता है, अशराफ चरित्र के इस पहलू पर बात करता है, तो उस पर इस्लामोफोबिया होने का आरोप लगा दिया जाता है और पूरा पसमानदा समाज उनके साथ इकट्ठा हो जाए। जैसा मैं पहले बता चुका, फुट सोल्जर तो हम ही हैं, क्योंकि संख्या में हम ही लोग हैं। हमें वर्गला दिया जाए, डरा दिया जाता है। जब हम डरेंगे तो हम अपना रहनुमा खोजेंगे। रहनुमा कहाँ से निकलेगा? कोई अशराफ ही निकलेगा। अशराफ क्यों निकलेगा? क्योंकि सारी संस्थाओं पर इन्हीं का कब्जा है। जब इन्हीं का कब्जा है तो ये बहुत आसानी से अपने मुद्दे को इस्लाम का मुद्दा बना देते हैं, अपनी जातीय समस्याओं को इस्लाम की समस्या बता देते हैं। जब ये बुनकर नहीं है तो बुनकरी का कोई भी समस्या, इनके जो हमारे रहबर हैं, जो हमारे रहनुमा हैं, जिस जाति से आते हैं वो जाति बुनकरी काम नहीं कर रही, तो बुनकर की समस्या इनकी समस्या नहीं है। वो कसाई नहीं है तो कसाईयों की समस्या इनकी समस्या नहीं है। वो हलालखोर नहीं है तो सफाई की समस्या इनकी समस्या नहीं है। तो जितनी जातियाँ पसमानदा जाति वो तो किसी पेशे से जुड़ी हुई है। जब ये पेशे से जुड़ी हुई जाति ही नहीं है, जो हमारे अशराफ जाति, तो हमारे जो रोज़गार के मुद्दे हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के मुद्दे, उनके तो मुद्दे ही नहीं बनेंगे। इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। और इस नज़रिए से आज तक कोई फिल्म बनी है, हम बताएं? अगर बनी भी होगी तो वो इस्लामोफोबिया के नाम से उसको बदनाम कर दिया जाएगा। इस तरीके से हम देखते हैं कि भारतीय सिनेमा में, विशेषतः हिंदी सिनेमा में, पसमानदा नज़रिया अभी तक आया ही नहीं। जब हम दलित सिनेमा का या दलित पात्रों के, दलित कहानियों की चर्चा कर रहे हैं, उसी दौरान उन्हीं के समकक्ष जातियाँ, जो पसमानदा जातियाँ हैं, उनको अदृश्य कर दिया गया। इस पर हमें चर्चा हम आज तक नहीं कर रहे हैं। हमें ये चर्चा शुरू करनी चाहिए ताकि जो हमारे फिल्मकार हैं वो इस नज़रिए को भी अपनी फिल्मों में डाल सकें और हमारे पक्ष को भी सामने लाएं। आज तक अशराफों के पक्ष को ही पसमानदा का पक्ष या पूरे मुसलमानों का पक्ष के रूप में पेश किया जाता है। इसके खिलाफ हम लगातार कोशिश कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे।